हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। काफी इंपॉर्टेंट सेशन होगा जिसमें विज्ञान वर्ग के पेपर को हल करेंगे हम लोग। पूरे 50 प्रश्न होंगे और फुल पेपर है, मॉडल सार्ड पेपर है और लगभग आप समझिए अधिक से अधिक क्वेश्चन मिल सकते हैं इस सेशन से। तो चलिए पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। साइंस और लोग के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है, पर सामान्य ज्ञान जो पढ़ते हैं भाई उनके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामान्य ज्ञान में 3 से 4 प्रश्न यहां से आ सकते हैं, क्योंकि साइंस उसमें भी आएगी। अब बताइएगा, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, हिमनीकरण या पिघलना। बताइएगा कौन सा परिवर्तन क्या कहलाएगा। तो वाष्पन क्या कहलाएगा सर, बताइएगा। वाष्पन क्या कहलाएगा, द्रव से जो गैस होता है वह क्या कहलाता है सर, वाष्पन कहलाता है। क्लियर है, क्या हो जाएगा, द्रव से गैस जो होता है वाष्पन कहलाता है। ये तो क्लियर हो गया सर। ऊर्ध्वपातन क्या होता है सर, ठोस से गैस। ऊर्ध्वपातन सर क्या होता है, ठोस से गैस होता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ठोस से गैस होता है। ऊर्ध्वपातन क्या हो जाएगा आपका, ठोस से गैस हो जाएगा। हिमनीकरण क्या होता है, हिमीकरण क्या होता है सर, तो गैस से द्रव होता है। क्या होता है, हिमीकरण क्या होगा, गैस से द्रव हो जाएगा। लेकिन पिघलना क्या हो जाएगा, ठोस से द्रव हो जाएगा। तो सर सही कौन सा हो रहा है, 1 हो रहा है, 3 हो रहा है, 2 हो रहा है, 4 हो रहा है। 1, 3, 2, 4 किस में सही है, ऑप्शन नंबर सी अगर आपने दिया तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। एक बार आप देख लीजिएगा कि वाष्पन जो होता है द्रव से गैस में परिवर्तित करता है, ऊर्ध्वपातन जो होता है ठोस से गैस में परिवर्तित करता है, जबकि हिमीकरण जो होता है गैस से द्रव में कन्वर्ट करता है, और पिघलना जो होता है ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट बताइएगा, 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी। राइट बंधुओं ने सफलतापूर्वक विमान उड़ाया, या गुगली एल्मोन मार्कोनी ने प्रथम बेतार संदेश भेजे, या अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया, मैक्स प्लैंक ने क्वार्ट्ज सिद्धांत प्रस्तुत किया। 2 का आंसर देना है, कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गुगली एल्मो मार्कोनी ने प्रथम बेतार संदेश भेजे। क्या भेजा, प्रथम बेतार संदेश भेजे। नेक्स्ट बताइएगा, 3 का आंसर दीजिएगा। एक फ्यूज तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। आप लोग नंबर जोड़िएगा कि सही कितने हो रहे हैं, आप पहले आंसर चुनिए फिर मिलाइएगा। एक फ्यूज तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक, या उच्च प्रतिरोधकता या उच्च गलनांक, या न्यूनतम प्रतिरोधकता या उच्च गलनांक, या न्यूनतम प्रतिरोधकता न्यूनतम गलनांक। बताइएगा 3 का आंसर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा। तो उच्च प्रतिरोधकता जो होगी और न्यूनतम गलनांक इसका होता है। क्या होता है, एक फ्यूज तार का क्या होता है, उच्च प्रतिरोध होता है और न्यूनतम गलनांक होता है। नेक्स्ट बताइएगा, 4 नंबर का आंसर दीजिएगा। एक जग के ऊपर किनारे पर एक पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड भरा हुआ है। बताइएगा एक जग जो है, जग में ऊपर किनारे पर पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड भरा हुआ है, इसमें बर्फ का टुकड़ा तैरता है। जिस क्षण बर्फ पिघलती है तब जल का स्तर कम हो जाएगा, जल का स्तर बढ़ जाता है, जल का स्तर अपवर्तित हो जाता है, जल जग के बाहर निकलने लगेगा। जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा है, जग फुल है, जग भरा हुआ है, उस पर टहल रहा है, उस पर डाल दिया आपने, तैर रहा है, जब वह बर्फ गलेगी तो क्या होगा, ये पूछा गया है, रियल का क्वेश्चन ये है। तो क्या है, जल का स्तर अपरिवर्तित हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, 5 नंबर का आंसर दीजिएगा। यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसकी दोलन अवधि क्या होगी। साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसकी दोलन अवधि क्या होगी, आधी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, गुणक √2 द्वारा बढ़ जाती है, गुणक √2 द्वारा घट जाती है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो क्या हो जाएगा सर, √2 द्वारा घट जाएगी, गुणक √2 द्वारा घट जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा। जैसे शुद्ध जल है तो उसमें क्या है, डिटर्जेंट अगर डाला तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिमित हो जाता है या अपरिवर्तित हो जाता है। 6 का आंसर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, घट जाता है। क्या होगा, घट जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, 7 का आंसर दीजिएगा। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूर्णतः पिघलाने से किस यांत्रिक कार्य करना होगा। जैसे 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर
पूर्णतः पिघलाने के लिए कितना यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा? 2268 जूल, 336 जूल, 80 जूल या 4.2 जूल? 7 का आंसर दीजिएगा, कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो 336 जूल वर्क करना पड़ेगा, अर्थात 1 ग्राम बर्फ जो होती है उसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाने के लिए तो 336 जूल यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा। 8 देखिएगा, आप अपने नंबर देखते जाइएगा कितने सही हो रहे हैं आपके। कौन सा प्रक्षेप शास्त्र, अब क्लास देखना है तो आप जाकर के सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास, सामान्य हिंदी की क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि वहां हमने थ्योरी पढ़ा रखा है। ये तो केवल इस समय प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आपके कितने सही हो रहे हैं, कितना तैयारी आपकी हो चुकी है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप शास्त्र जो है भूमि से वायु वाला प्रक्षेप शास्त्र होता है? भूमि से वायु में कौन चलता है? त्रिशूल, अग्नि, ब्रह्मोस या K15 सागरिका? बताइएगा कौन सा आपका बिल्कुल सही होगा। 8 का आंसर दीजिएगा, तो त्रिशूल आपका क्या हो जाएगा? भूमि से वायु की तरफ चलेगा। नेक्स्ट बताइएगा, 9 नंबर का आंसर दीजिएगा, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रही घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रही घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? हाथ ऊपर उठाकर बैठ जाए, अपने हाथ ऊपर की ओर फैला दे, अपने हाथ ऊपर उठा ले या अपने हाथ एक साथ मिला ले। 9 नंबर का आंसर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? घूर्णी मंच को जो होता है, क्या होता है? घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या होना चाहिए? अपने हाथ बाहर की ओर फैला दे। 9 का बताइएगा, अपने हाथ बाहर की ओर फैला दे। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का आंसर दीजिएगा, मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष ठीक किया जाता है। यही सही सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करके, सही द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करके, सही उत्तल लेंस का प्रयोग करके, सही अवतल लेंस का प्रयोग करके मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। 10 नंबर का आंसर दीजिएगा, क्या होगा? तो सही अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। सही अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बताइएगा, किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जाती है? किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जाती है? अवदर्शक की फोकस दूरी बढ़ाकर, नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर, नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। 11 का आंसर दीजिएगा, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जाती है? तो क्या होगा? नेत्रक की फोकस दूरी बढ़ाकर। क्या हो जाएगा? नेत्रिका की फोकस दूरी को बढ़ा करके दूरबीन की आवर्धन क्षमता को कम किया जाएगा। 12 का आंसर दीजिएगा, हमारी आकाश गंगा की आकृति कौन सी है? वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार या स्पाइरल या इनमें से कोई नहीं। 12 का आंसर दीजिएगा, हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है? तो स्पाइरल होती है। क्या होता है सर? स्पाइरल आपकी क्या हो जाएगी? गंगा हो जाएगी, या आकाश गंगा की आकृति क्या है? स्पाइरल हो जाएगी। नेक्स्ट बताइएगा, 13 का आंसर दीजिएगा, एक रेफ्रिजरेटर जो होता है या प्रशीतक जिसे कहते हैं, शीतलन प्रणाली सदैव क्या होनी चाहिए? मध्य में होनी चाहिए, तली में होनी चाहिए, टॉप पर होनी चाहिए या कहीं भी हो सकती है? बताइएगा शीतलन प्रणाली कैसी होनी चाहिए? बताइएगा कौन सा होना चाहिए? 13 का आंसर दीजिए, शीर्ष पर होना चाहिए या टॉप पर होना चाहिए। 14 का आंसर दीजिएगा, कौन सा होगा? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? ऊर्जा क्षेत्र का सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत, सापेक्षता विशिष्ट सिद्धांत या सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत? 14 का आंसर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत हो जाता है। क्या हो जाता है? सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत हो जाता है, जो अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट बताइएगा, 15 नंबर का आंसर दीजिएगा, तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु का प्रतिरोध क्या होगा? जैसे तापमान अगर घटा तो प्रतिरोध क्या होगा सर? घटेगा, अपरिवर्तित होगा, शुरू में घटता है उसके बाद बढ़ता है, या शुरू में बढ़ता है बाद में घटता है? 15 का आंसर दीजिएगा, तो क्या होगा? तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु का प्रतिरोध भी घटता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 का आंसर दीजिएगा, जल द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहते हैं? जल द्वारा कार्बनिक यौगिक के रासायनिक अपघटन को क्या कहेंगे? जल योजन, जल अपघटन, हाइड्रोजनीकरण, ये सभी। 16 का आंसर दीजिएगा, तो क्या होगा? जल द्वारा कार्बनिक यौगिक के जब रासायनिक अपघटन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? जल अपघटन कहेंगे। क्या कहेंगे? जल अपघटन कहेंगे। नेक्स्ट बताइएगा, 17 नंबर का आंसर, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? प्रति ग्राम जो ईंधन होता है मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन, एथेनॉल, ब्यूटेन या
क्या होगा, मीथेन। 17 का आंसर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा 18 नंबर का, इसमें क्या है कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाएगा, साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाएगा, टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाएगा। 18 का सर आंसर दीजिएगा। तो फार्मिक अम्ल तो आपको पता ही है किसमें पाया जाएगा, चींटियों में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा सर, चींटियों में पाया जाएगा। अब एक ऑप्शन थर्ड देख लीजिए किसमें किसमें है, तो इसका मतलब ये तो आपका सही नहीं है, ए भी सही नहीं है, तो आपका सही कौन सा हो जाएगा, या तो बी सही होगा या सी सही होगा। अब हम जानेंगे साइट्रिक अम्ल सर किसमें पाया जाएगा, साइट्रिक अम्ल बताइएगा किसमें पाया जाएगा, इमली या नींबू बताइएगा, इमली या नींबू में पाया जाएगा। तो क्या किसमें पाया जाएगा, इमली में पाया जाएगा। क्या पाएगा, इमली में पाया जाएगा। तो आपका सही क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। क्या होंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे। क्या बताइएगा, क्या पाया जाएगा बताइएगा, क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे। 3 2 1 3 2 1, हाँ 3 2 1 हो जाना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या बन रहा है, फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाएगा, चींटियों में पाया जाएगा। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाएगा, टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाएगा, टार्टरिक अम्ल बताइएगा किसमें पाया जाएगा। तो टार्टरिक अम्ल मान लेते हैं नींबू में पाया जाएगा, साइट्रिक अम्ल जो है इमली में पाया जाएगा। तो आपका सही क्या होगा, 1 3 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा और 1। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा 19 का 5% वाले जल एथेनॉल को क्या कहते हैं, 5% जल वाले एथेनॉल को आप क्या कहेंगे, परिशोधित स्प्रिट, पावर अल्कोहल, परिशुद्ध अल्कोहल या तनु अल्कोहल। 19 का आंसर दीजिएगा। तो 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहेंगे, परिशोधित स्प्रिट कहेंगे। क्या कहेंगे, परिशोधित स्प्रिट कहेंगे। नेक्स्ट बताइएगा ऊन तंतु का विकल्प क्या है, ऊन तंतु का विकल्प क्या है, एक्रिलायन, पीवीसी, नायलॉन 66, मर्सरीकृत कपास। 20 का आंसर दीजिएगा कौन सा हो जाएगा। तो नायलॉन 66 क्या हो जाएगा, ऊन तंतु का एक विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है, कितने कैरेट का स्वर्ण जो होता है शुद्ध माना जाएगा, 28 कैरेट, 24 कैरेट, 99.6 कैरेट, 91.6 कैरेट। सही आंसर दीजिएगा कौन सा हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा कि 24 कैरेट का शुद्ध सोना माना जाता है। क्या है, 24 कैरेट का। लेकिन एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है 75% क्या होगा, सोना कितना पाया जाएगा। तो 75% कितने कैरेट का होता है, या आपके एग्जाम में बन चुका है तो 18 कैरेट क्या होगा। क्या होगा, 75% जिसमें शुद्धता पाई जाएगी सोने की, वह क्या होगा, 18 जो होगा क्या हो जाएगा, 18 कैरेट का सोना होता है। नेक्स्ट बताइएगा कि हाइड्रोजन की ऑक्साइड, इसमें पूछा है विचार कीजिए, हाइड्रोजन की ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, सल्फर की ऑक्साइड कौन से अम्लीय वर्षा के कारक हैं। 22 का आंसर दीजिएगा कौन सा हो जाएगा। तो बताइएगा कौन सा आपका आंसर इसमें सही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन से हो जाएंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट बताइएगा टिंचर आयोडीन बनाने के लिए किसमें आयोडीन का घोल है, टिंचर आयोडीन बनाने के लिए किसमें आयोडीन का घोल है, सोडियम क्लोराइड, जल, पोटेशियम क्लोराइड, एथिल अल्कोहल। 25 का आंसर दीजिएगा कौन सा हो जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिंचर आयोडीन बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का घोल हो जाता है। नेक्स्ट बताइएगा 24 का आंसर दीजिएगा निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं है, हेमेटाइट, तांबा, सीसा, गैलेना, मोनोजाइट, थोरियम, पिचब्लेट, यूरेनियम। 24 का आंसर दीजिएगा कौन सा सही नहीं है, यह पूछा गया है। तो आपका 24 में कौन सा सही हो जाएगा बताइएगा, क्या हो जाएगा। हेमेटाइट क्या है, किसका आयस किस में मिलाना है, तो गैलेना क्या है, सीसा का क्या होता है, गैलेना होता है। यूरेनियम क्या है, पिचब्लेट यूरेनियम होता है। मोनोजाइट का क्या होता है, थोरियम होता है। लेकिन हेमेटाइट सर किसका अयस्क होता है, ये गलत हो जाएगा। हेमेटाइट किसका होगा, लोहे का होगा, तांबा का नहीं होगा। हेमेटाइट आपका किसका होगा, लोहे का होगा, तांबा का नहीं होगा। नेक्स्ट बताइएगा 25 का आंसर दीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं। भारत में जो है पेयजल में कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड,
लिहाइट, यूरेनियम, आर्सेनिक, फ्लोराइड या सॉर्बिटल। बताइएगा 25 का आंसर दीजिएगा कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, आर्सेनिक और क्या हो जाएगा, फ्लोराइड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्सेनिक और फ्लोराइड अगर आपने दिया आंसर तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बताइएगा 26 का आंसर दीजिएगा कौन सा हो जाएगा। चूहे के विष का रासायनिक नाम क्या है। जिंक ऑक्साइड, जो चूहा विष जो चूहे को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है विष का, वह क्या है, जिंक फास्फाइड या पोटेशियम साइनाइड या जिंक फास्फाइड या लेड नाइट्रेट। 26 का आंसर दीजिएगा कौन सा हो जाएगा। तो जिंक फास्फाइड अगर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो आप जाकर के संपूर्ण तैयारी, अभी आपके पास 5-6 दिन का समय है, आप क्लासें देख सकते हैं सामान्य हिंदी की, सामान्य ज्ञान मास्टर क्लास, जहां से आपके डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न आएंगे, क्योंकि उन क्लासों में बहुत हमने मेहनत की है और बेस्ट से बेस्ट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। पदार्थ परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जिसका रासायनिक अभिक्रिया में क्या है। परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। परमाणु जो होता है क्या है, सूक्ष्मतम कण होता है जिसका रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजन है न ही विनाश है। विनाश होता है, सृजन होता है, विनाश नहीं, सृजन होता है। बताइएगा परमाणु का क्या होता है। 27 का आंसर दीजिएगा। तो ना तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहे के रेलों के टूटे हुए टुकड़े मशीन के बिल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। जो लोहे की रेलों के टूट जाते हैं भाई, उसमें टुकड़ों को मशीन के भागों में बिल्डिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। एल्युमिनियम पाउडर का, एल्युमिनियम सल्फेट का, सोल्डर का या इनमें से कोई नहीं। 28 का आंसर दीजिएगा। तो किसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे पटरियों के जो लोहे के टूट जाते हैं उसमें जोड़ने के लिए या बिल्डिंग करने के लिए क्या है, सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप मैच करते जाइएगा कितने आपके सही हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता। भारी पानी क्या होता है भाई, भारी जल होता है D2O। D2O क्या होता है, भारी जल होता है। लेकिन पूछा क्या गया है सर, भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है, भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से अधिक होता है, या संक्षारण उत्पन्न करता है, भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है। 29 का आंसर दीजिएगा क्या हो जाएगा। भारी पानी का गुण नहीं होता पूछा है, तो भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से अधिक होता है। आपका क्या हो जाएगा, गलत तो हो जाएगा। और बाकी सब सही होंगे। भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है, संक्षारण उत्पन्न करता है, भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है। नेक्स्ट बताइएगा 30 का आंसर दीजिएगा। अश्रु गैस का घटक कौन सा है। क्लोराइड, ये एथेन, एथेनॉल या ईथर। 30 का आंसर दीजिएगा कौन सा हो जाएगा। क्लोराइड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अश्रु गैस में क्या पाया जाएगा, क्लोराइड पाया जाता है। नेक्स्ट बताइएगा रोगजनक जीवाणु निस्तारित करते हैं। रोगजनक जीवाणु जो होते हैं निस्तारित करते हैं प्रतिजन या प्रतिरक्षी या इंटरफेरॉन या हार्मोन। 31 का आंसर दीजिएगा क्या हो जाएगा। तो प्रतिजन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोगजनक जीवाणु जो हैं निस्तारित करते हैं प्रतिजन को। नेक्स्ट बताइएगा 32 का आंसर दीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर बताने का प्रयास कीजिए। असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपी कौन सा है। असम और नागालैंड के क्षेत्रों में पाया जाता है कौन सा कपी है। ओरांग उटान कपी या गोरिल्ला कपी या गिब्बन या चिंपैंजी। 32 का आंसर दीजिएगा। तो गिब्बन आपका बहुत सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका असम और नागालैंड के एकमात्र जो है कपी पाया जाता है गिब्बन। नेक्स्ट रहेगा 33 का आंसर दीजिएगा। विटामिन का मैच करना, क्योंकि विटामिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन 1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, इनका रासायनिक नाम आपको बताना है सर क्या हो जाएगा। तो विटामिन B1 का क्या नाम होता है, कि सभी को पता है। विटामिन B1 का नाम होता है थायमीन। विटामिन B2 का नाम क्या होता है बताइएगा। विटामिन B2 का क्या नाम हो जाएगा, राइबोफ्लोविन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइबोफ्लोविन हो जाएगा। तो A का 3 हो जाएगा, B का 4 हो जाएगा। A का 3, B का 4 किस में आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्थात विटामिन B6 का क्या नाम हो जाएगा सर, पायराडॉक्सिन होता है। विटामिन B6 का क्या नाम हो जाएगा, पायराडॉक्सिन होगा। विटामिन B12 का नाम क्या हो जाएगा, साइनोकोबालामिन हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिसमें हमने आपको बताया विटामिन B1 का नाम थायमीन होता है, विटामिन B2 का क्या नाम होता है सर, राइबोफ्लोविन होता है, विटामिन B6 का नाम पायराडॉक्सिन होता है, विटामिन B12 का नाम जो होता है साइनोकोबालामिन होता है। आपसे पूछा जा सकता है कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो B12 में पाया जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा 34 का आंसर दीजिए। आमाशय ग्रंथियों के पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं।
अमाशय ग्रंथियों के पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं, अम्ल कोशिकाएं, मुख्य कोशिकाएं, कलश कोशिकाएं या भित्तीय कोशिकाएं। 34 का आंसर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, अमाशय ग्रंथियों के पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं कौन सी होंगी, मुख्य कोशिकाएं होंगी। कौन सी कोशिकाएं होंगी, मुख्य कोशिकाएं होंगी। 35 का आंसर दीजिएगा। मानव में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन का परीक्षण किया जाता है। मानव में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है। अंतिम आयु या औसत व्यसन या अंतरिम ऊंचाई या मस्तिष्क क्षमता। 35 का आंसर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा कि अस्थि भवन परीक्षण प्रयोग किया जाता है अंतिम आयु का प्रयोग, अंतरिम आयु का जानने के लिए। नेक्स्ट बताइएगा 36 का आंसर दीजिएगा। 19 से 21 दिन की अवधि का उल्लेख किया जाता है। 19 से 21 दिन की अवधि का उल्लेख किसमें होता है। मानव की लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन औसत जीवन काल होता है, या क्या लाल रुधिर कोशिकाओं के अंदर मलेरिया पैरासाइट की एक विखंडनी जनन चक्र के पूरा होने की अवधि होती है। मुर्गी के अंडे के सेने की अवधि होती है। 19 से 21 दिन की अवधि का उल्लेख किसके लिए किया जाता है। 36 का आंसर दीजिएगा। तो मुर्गी के अंडे के सेने की अवधि क्या होती है, 19 से 21 दिन की अवधि का उल्लेख होता है। नेक्स्ट बताइएगा बीटी बीज किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, चावल से, कपास से, तेल से या गेहूं से। 37 का आंसर दीजिएगा। तो किससे हो जाएगा, बीटी किससे संबंधित हो जाएगा, कपास से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा क्लोनित मेरिनो मेमना है। क्लोनित मेरिनो मेमना कौन सा हो जाएगा, मतलिडा, डाली या माइजी या सूजी। बताइएगा क्लोनित मेरिनो मेमना कौन सा है। 38 का आंसर दीजिएगा। तो डाली आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावी होती है। किनके अवशोषण में वनस्पति प्रभावी होगी, उच्च आवृत्ति ध्वनि में, प्रदूषित जल में या प्रदूषक धातुओं में या प्रदूषक गैसों में। 39 का आंसर दीजिएगा। तो वनस्पति उनके अवशोषण में प्रभावी होती है। प्रदूषक गैसों के अवशोषण में क्या होगी, वनस्पति आपकी प्रभावी होगी। नेक्स्ट बताइएगा 40 का आंसर दीजिएगा। वनस्पति संग्रहालय में हर्बेनियम, वनस्पति संग्रहालय हर्बेनियम क्या होता है सर। बताइएगा वनस्पति संग्रहालय आपका क्या होता है। 40 का आंसर दीजिएगा। औषधीय पौधों का बाग, शुष्क रूप से जड़ी बूटियों का संग्रह, पौधों के शुष्क नमूनों का परीक्षण केंद्र या अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों का बाग। 40 का आंसर दीजिएगा। तो शुष्क रूप से क्या हो जाएगा, जड़ी बूटियों का संग्रह क्या कहलाएगा, बस वनस्पति संग्रह में होता है। क्या होगा, शुष्क रूप से जड़ी बूटियों का संग्रह होता है। नेक्स्ट बताइएगा 41 का आंसर दीजिएगा। पूरा पेपर आपको कराने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग इसे भी शेयर कीजिए और अपने मित्रों से बताइए कि हम लोग हल करते हैं इस पेपर में कितने नंबर आते हैं, क्योंकि आपकी लोगों की प्रिपरेशन लगभग हो चुकी है। तो आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन सा है। आहार नाल के स्टार्च के उत्पादन में अंतिम उत्पाद कौन सा है, ग्लूकोज, गैक्टोज या आइसोमाल्टोज या माल्टोज। 41 का आंसर दीजिएगा। तो ग्लूकोज आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में ग्लूकोज आपका अंतिम उत्पाद होता है। नेक्स्ट बताइएगा कुनेन किस पेड़ की छाल निकाली जाती है। कुनेन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है। सिनकोना, देवदार, नीम या यूकेलिप्टस। बताइएगा 42 का आंसर दीजिएगा। कुनेन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है। तो सिनकोना के पेड़ की छाल से निकाली जाती है। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा कि निम्नलिखित जोड़ों में से किसका मेल सही है। टिटनेस, मलेरिया, स्कर्वी या राइजोमा या टीबी। बताइएगा कौन सा जिसका मेल सही है। 43 का आंसर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, मलेरिया के लिए क्या क्लोरोक्विनिन का प्रयोग किया जाता है। क्या होगा, क्लोरोक्विनिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बताइएगा क्लोरोक्विनिन है क्या। बताइएगा मलेरिया क्या होता है, मलेरिया एक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। क्या होता है, प्रोटोजोआ द्वारा होता है। नेक्स्ट बताइएगा पिन्ना पाई जाती है। पिन्ना क्या पाई जाता है, पिन्ना कर्णपाली बाह्य श्रवण नली है जो पाई जाती है मछली में या उभयचर में या श्रवणशील में या स्तनपायी में। बताइएगा 44 का आंसर दीजिएगा। कौन सा हो जाएगा, तो स्तनपायी में क्या पाई जाएगी, पिन्ना पाई जाएगी जो कर्णपाली बाह्य श्रवण नली होती है। नेक्स्ट बताइएगा 45 का आंसर दीजिएगा। कौन परजीवी नहीं है, मक्खी, मच्छर, जू, किलनी। बताइएगा कौन सा परजीवी नहीं है। 45 का आंसर देना है। तो क्या हो जाएगा, मक्खी जो घरेलू मक्खी होता है या क्या होता है, परजीवी नहीं होता है। नेक्स्ट आप बताइएगा जीआईएस का लघु रूप बताना है। इसमें कुछ कंप्यूटर के भी प्रश्न हैं। तो क्या हो जाएगा, जीआईएस का फुल फॉर्म बताइए। ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिक्स जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम या
ग्लोबल इंफॉर्मेशन स्टैटिक्स या जियोग्राफिकल इंटरनेशनल सिस्टम। 46 का आंसर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही हैं। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? कंप्यूटर पोर्ट्स, इंटरफेस, बफर मेमोरी या मॉडेम। 47 का आंसर दीजिएगा क्या हो जाएगा, कंप्यूटर पोर्ट्स होगा। अर्थात कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त होगा? तो कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से प्राप्त होगा। नेक्स्ट बताइएगा 48 का आंसर दीजिएगा। एक कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, सीडी क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? किस प्रकार की सीडी जो है डाटा भंडारण पद्धति होगी? विद्युत यांत्रिकी या चुंबकीय या प्रकाश की। 48 का आंसर दीजिएगा कौन हो जाएगा? तो कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होगी? एक प्रकाशिक होगी। क्या होगी? एक प्रकाशिक होगी। नेक्स्ट बताइएगा यूएसबी का प्रयोग किसके लिए होता है? प्रोसेसर के लिए, पोर्ट टाइप के लिए, सीरियल बस स्टैंड या स्टोरेज डिवाइस। यूएसबी का प्रयोग किसके लिए होगा बताइएगा? 49 का आंसर दीजिएगा तो पोर्ट टाइप के लिए होगा। किसके लिए होगा? पोर्ट टाइप के लिए होगा। 50 का आंसर दीजिएगा एम वाणिज्य क्या है? मशीन वाणिज्य या धन वाणिज्य या गतिशील वाणिज्य या विपणन वाणिज्य बताएगा। एम वाणिज्य क्या है? तो यह गतिशील वाणिज्य आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गतिशील वाणिज्य हो जाएगा। 50 क्वेश्चन हमने आपको कराया, आपके कितने सही हुए आप जरूर बता सकते हैं। और अगर आपने पहली बार चैनल विजिट किया है तो आप जाकर के इस संग्राम के प्लेलिस्ट में संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। तो अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।